विजेता गेट पार करके कब्रिस्तान में दाखिल हुई। थोड़ी दूर पर खड़ी प्रियदर्शिनी आहट पाकर उनकी ओर मुड़ी। धुंध से भरे कब्रिस्तान में सोए हुए मुर्दों के बीच खड़ी वो लड़की विजेता को आज हमेशा से कहीं अधिक रहस्यमय लगी। सुनहरे बॉर्डर वाली वही काली साड़ी, माथे पर वही सर्पिलाकार बिंदी और खूबसूरत आंखों में वही विलक्षण चमक, जो सामने वाले को पल भर में ही उसके असाधारण होने का बोध करा देते थे। प्रियदर्शिनी ने पहले विजेता के चेहरे पर दृष्टिपात किया, फिर उनके हाथ में थमे अखबार और ज़ेरॉक्स के पन्नों पर नजर डाली। तत्पश्चात उसके पीछे किसी को लक्ष्य करके बोली, गेट की ओट में छिपने की जरूरत नहीं है साकेत, आप जाहिर हो सकते हैं। विजेता सकते में आ गईं। वे एड़ियों के बल तुरंत पीछे घूमी। साकेत गेट की ओट से निकलकर कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था। सॉरी सिस्टर, करीब आ जाने पर उसने विजेता की तीखी निगाहों से उनकी नाराजगी भांपकर कहा, मुझे आपका पीछा करना पड़ा। आई होप मुझे प्रियदर्शिनी जी को इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं होगी। अपनी बात पूरी करने के बाद साकेत ने प्रियदर्शिनी की ओर देखा, मगर प्रियदर्शिनी ने मानो उसकी बात सुनी ही नहीं। वो विजेता के हाथ से पुराना अखबार और ज़ेरॉक्स के पन्ने लेते हुए बोली, कुछ खास है इन दस्तावेजों में? अखबार के पहले पन्ने पर नजर आ रही खबर को पढ़ो प्रिया। विजेता ने जवाब दिया, मालदा डिस्ट्रिक्ट करेक्शनल होम से 4 सजायाफ्ता मुजरिम फरार, जिनमें से उम्र कैद की सजा पाया हुआ एक मुजरिम भी शामिल। प्रियदर्शिनी ने उक्त खबर को बोलकर पढ़ा और फिर विजेता से मुखातिब हुई, इसमें खास क्या है? प्रत्युत्तर में विजेता ने अखबार लिया और फरार मुजरिमों की फोटो में से एक फोटो पर तर्जनी उंगली टिकाते हुए बोली, मैं इस आदमी को जानती हूँ, दामोदर सरकार। प्रियदर्शिनी उक्त फोटो के नीचे लिखे नाम को बोलकर पढ़ी। सुनते ही साकेत का दिमाग घूम गया। ये तो अपनी बीवी का कातिल है। ये इंसान यक्षिणी मंदिर के एक्सकेवेशन में आपके पापा का सबॉर्डिनेट था। विजेता के कुछ बोलने से पहले ही साकेत कहता चला गया, जब आपकी मां की तबीयत खराब हुई और प्रोफेसर घोष छुट्टी पर आए तो यही इंसान उस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा था। एक्सकेवेशन के पहले स्टेज के पूरा होने पर इसने एएसआई को नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, जिसके कारण उस एक्सकेवेशन को ड्रॉप कर दिया गया था। बाद में प्रोफेसर घोष के अनुसार इस पर कोई सनक सवार हुई थी, जिसके सदके में इसने अपनी पत्नी को कत्ल कर दिया था। साकेत की बात सुनते ही प्रियदर्शिनी की प्रश्नवाचक दृष्टि विजेता पर ठहर गई, मानो पूछ रही हो कि उस कातिल से उनकी वाकफियत कैसे हुई। मेरी इससे पहचान केवल 2 से ढाई महीने पुरानी है प्रिया। जब ये मेरे पास आया था तब मैं नहीं जानती थी कि ये जेल से फरार मुजरिम है और अपनी पत्नी का कातिल है, लेकिन आज जब मैं प्रयोग से बाहर हो चुकी दवाओं की खेप वार्डबॉयज की मदद से स्टोर रूम में रखवा रही थी तो वहाँ ये पुराना अखबार मेरे हाथ लगा। संयोग से मेरी नज़र इस खबर पर चली गई और फिर इस आदमी को पहचानने में मुझे पल भर की भी देरी नहीं हुई। ये आपके पास आया क्यों था? प्रियदर्शिनी और साकेत ने लगभग एक साथ पूछा। ये तुम्हारी तलाश में आया था, विजेता ने प्रियदर्शिनी से उन्मुख होकर कहा। मेरी तलाश में? पर क्यों? मैं तो इसे जानती तक नहीं। पर ये आपको जानता होगा, साकेत ने कहा। ये आपके पिता का कलीग रह चुका है, पर ये मेरी तलाश कर क्यों रहा था? प्रियदर्शिनी के खूबसूरत चेहरे पर दुविधाओं का जाल बुनने लगा। जवाब देने से पहले विजेता ने साकेत की ओर देखा। आप इनके सामने बोल सकती हैं, विजेता की झिझक भांपकर प्रियदर्शिनी ने स्पष्ट किया। वो उस रात की घटना के बारे में पूछ रहा था, जिस रात मिस्टर घोष हॉस्पिटल में डायन को लेकर आए थे, और आपने बता दिया बस वही जो जानती थी, यानी कि केवल इतना कि तुम्हारी माँ को एक डायन ने ठीक किया था। प्रियदर्शिनी ने चेहरे पर ऐसा भाव लिए हुए विजेता की ओर देखा, जैसे उनका ऐसा करना उसे रास न आया हो। शायद नहीं बताती, विजेता ने अफसोसजनक लहजे में कहा, अगर उसका चमत्कार अपनी आंखों से न देखी होती। प्रियदर्शिनी फिर खामोश रही। अंतर बस इतना आया कि उसकी आंखों में नजर आते नागवारी के भाव कौतूहल में परिणत हो गए। यही हाल साकेत का भी था। कुछ पलों तक दोनों की निगाहें विजेता पर ठहरी रहीं, मानो उनकी भाव भंगिमाओं से उनके कथन का आशय समझने की कोशिश कर रहे हों। उस कोशिश में सबसे पहले प्रियदर्शिनी असफल हुई और उसने आखिरकार पूछ लिया, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी?
उसने मेरी आंखों के सामने पेपरवेट को हवा में टिका दिया था। ऐसा करके उसने शायद मुझे ये समझाने की कोशिश की थी कि वो एक सीधा पुरुष है और मैं उस पर यकीन करूं। और आपने कर लिया। प्रियदर्शिनी हैरान हुई। विजेता ने मौन सहमति व्यक्त की। पारलौकिक शक्तियां धारण करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता है। प्रियदर्शिनी ने मानो स्वयं से कहा, इन शक्तियों का वही लोग सही और सुरक्षित इस्तेमाल कर पाते हैं जिनका मानवीय कमजोरियों पर पूर्ण नियंत्रण हो और जो इंद्रियों के वश में न हो। प्रियदर्शिनी ने अपना कथन पूर्ण करने के बाद तिरछी निगाहों से साकेत की ओर देखा, जिसकी निगाहें अनवरत उसी पर ठहरी हुई थीं। बहरहाल वो आगे बोली, इसके बाद उसने क्या पूछा? तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो, और अगर आपको पता होता तो आप ये भी उसे बता ही देती क्योंकि आप तो उसके चमत्कार की मुरीद हो चुकी थीं। प्रियदर्शिनी की कड़वाहट से विजेता असहज होने लगी जबकि साकेत अपने मन में तमाम सवालों को सहेजे हुए उन दोनों की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद उसने क्या कहा? प्रियदर्शिनी ने पूछा। मुझे ये हिदायत दी कि जब भी मुझे तुमसे जुड़ी कोई सूचना मिले मैं उसे उस तक पहुंचाऊं। तो आज की तारीख में उस रहस्यमयी इंसान को ये मालूम है कि मैं यहाँ हूँ। आपने बता दिया है उसे? नहीं, विजेता ने कहा, मैं उससे मुलाकात करने ही वाली थी कि नरेंद्र नाम के एक पेशेंट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझ तक पहुंची, जिसकी ज़ेरॉक्स कॉपी तुम्हारे हाथों में है। प्रियदर्शिनी ने ज़ेरॉक्स किए हुए पन्नों को तवज्जो दी। कुछ देर तक उसका आकलन की और फिर बोली, ये तो 2 हफ्ते पहले मरे हुए आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। नहीं, विजेता ने मानो विस्फोट किया, ये 3 दिन पहले मरे आदमी की रिपोर्ट है। कब्रिस्तान में सन्नाटा खींच गया। साकेत और प्रियदर्शिनी की निगाहें आपस में टकराई। दोनों को ही विजेता की बातों का मतलब नहीं समझ में आया था। तो क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है? प्रियदर्शिनी ने आशंकित लहजे में पूछा। नहीं, न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है और न ही मैं गलत कह रही हूँ। साफ साफ बताइए सिस्टर कि आप कहना क्या चाहती हैं? इस बार साकेत ने पूछा। 2 हफ्ते पहले मेरे साथ एक दुर्घटना पेश आई थी। एक पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल होकर मुझ पर हावी हो गया था। वो मुझे जान से ही मार देता अगर मैंने आत्मरक्षा में उसे न मार दिया होता। आपने उसे मार दिया। इसके बाद मैं बौखला गई। विजेता ने प्रियदर्शिनी और साकेत की हैरानगी को अनदेखा करके खोए हुए लहजे में कहा, बखेड़ा खड़ा होगा, पुलिस केस बनेगा, जांच बैठाई जाएगी, ये सब सोचकर ही मुझे पसीने छूटने लगे। जिस अस्पताल में पूरी उम्र गुजार दी मैंने, उसी अस्पताल में अब ये सब झेलने का हौसला नहीं था मुझमें। ऐसी अपसामान्य परिस्थिति में मुझे उसी आदमी की याद आई जिसने अपना नाम दामोदर बताते हुए निवास के तौर पर मुझे किसी वीराने का पता दिया था। मैं उसके पास गई, उससे अपनी परेशानी बताई और उसने बड़ी ही आसानी से मुझे ये आश्वासन दे दिया कि जिसे मैं मुसीबत समझ रही हूँ असल में वह मुसीबत है ही नहीं। उसकी बातों का मतलब मुझे तब समझ में आया जब मैं वापस अस्पताल पहुंची और ये देखी कि नरेंद्र नाम के उस पागल को तो कुछ हुआ ही नहीं था। वह जीता जगाता अपने वार्ड में था। रक्त अंडस्को तृष्णा अंडस्को चंद्र अंडस्को प्रकाश अंडस्को। साकेत और प्रियदर्शिनी के रोंगटे खड़े हो गए। अगर दोनों की जिंदगी चमत्कार और दहशतनाक घटनाओं से भरी हुई न होती तो वे विजेता की बात पर कभी यकीन नहीं करते बल्कि इसके विपरीत उन्हें पागल करार दे देते। नरेंद्र की मौत 3 दिन पहले हुई है और ऐसी परिस्थिति में हुई है कि मुझ पर कोई आंच नहीं आ सकती। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो गर्दन पर घातक वार के कारण 2 हफ्ते पहले ही मर चुका था। इसका मतलब ये हुआ प्रिया की सरकार ने उसे कोई नया जीवन नहीं दिया था बल्कि अपनी अमानवीय शक्तियों के दम पर उसके जख्म को भर दिया था और उसकी जैविक क्रियाओं के रुकने नहीं दिया था। जब पर्याप्त दिन गुजर गए तो उसने नरेंद्र को वो मौत बख्श दी जो वह 15 दिन पहले ही मर चुका था। विजेता की बातों से कब्रिस्तान का वातावरण और भी डरावना हो गया। उन्हीं कपड़ों के बावजूद साकेत को अपने पीठ पर पसीने की लकीरें झलकती हुई महसूस हुईं। ऐसा करने वाला कोई सिद्ध पुरुष या देव पुरुष हो ही नहीं सकता। विजेता ने खौफदा लहजे में कहा, इसका एहसास मुझे तब हुआ
जब मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और इस इंसान के जेल से फरार होने की खबर पड़ी, दामोदर सरकार के बारे में मुझे प्रोफेसर घोष से जो बातें पता चली, उसी से मुझे एहसास हो गया था कि इस सरकार की प्रोफाइल ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी की हत्या भी किसी सनक के ही तहत की थी। साकेत ने कहा, तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। विजेता ने कहा, उसने आपके यहाँ काम करने वाले शंभू को भी फांस रखा है। शंभू लगातार उसके संपर्क में है। अगर ऐसा है तो, साकेत विजेता से मुखातिब हुआ, सरकार को अब तक सुनस्त्रा की भनक लग क्यों नहीं सकी? प्रोफेसर साहब का एक जासूस तो उनकी आधी पेंशन के तनख्वाह पर साल भर से सुनस्त्रा पर नजर रख रहा है। क्या घर का वह नौकर प्रोफेसर के जरिए ये सुराग न पा सका कि उनकी बेटी कहाँ है? साकेत ने प्रियदर्शिनी की प्रतिक्रिया जानने के लिए जानबूझकर सुनस्त्रा नाम लिया था, मगर प्रियदर्शिनी ने न तो सुनख्वा नाम पर कोई भाव व्यक्त किया और न ही वह इस बात पर चौंकी कि उसके पिता उस पर नजर रख रहे थे। इतना आसान नहीं है, उसने सामान्य स्वर में कहा। पापा ने कभी उसके सामने इस मुद्दे पर सांस ही नहीं लिया होगा। हाँ, उन्हें फोन पर बातें करते हुए चोरी छिपे सुनकर शंभू ये जरूर भांप गया होगा कि बेटी को लेकर वे निश्चिंत नहीं बैठे हैं। तीनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन इससे पहले कि वो खामोशी लंबी होती, प्रियदर्शिनी साकेत से मुखातिब होकर बोली, मेरा नाम सुनस्त्रा नहीं है। मालूम है, ये आपकी माँ के उपन्यास की महिला किरदार का नाम है, जो एक डायन थी। तो पापा ने मम्मी की वो स्क्रिप्ट आपको भी पढ़ा दी। प्रियदर्शिनी के नेत्र सिकुड़े। इसके लिए बड़ी मेहनत की उन्होंने। पूरी स्क्रिप्ट को केवल मेरे लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया। प्रियदर्शिनी ने जब कुछ नहीं कहा तो साकेत ने अपने सवालों की श्रृंखला उसकी ओर उछाली। आपने मुझे अपना नाम सुनत्रा क्यों बताया? आप यक्षिणी मंदिर में क्या कर रही थीं? 1 साल से घर छोड़कर आप बनारस में क्यों रह रही थीं? आपके सभी सवालों का केवल एक जवाब है, और वो ये है कि मैं शापित हूँ। नहीं नहीं, शापित नहीं, बल्कि ये कहिए कि ये जीवन मुझे कर्ज में मिला है और मैं उस कर्ज को चुका रही हैं। मैं पल पल मौत की ओर बढ़ रहा हूँ। खून की कमी के चलते केवल 100 मीटर चलने पर भी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मेरे पूरे जिस्म में नीली नसें उभर आई हैं। कम से कम अब तो पहेलियों में बातें करना बंद कर दीजिए। अब तो महज कुछ दिनों में ही धैर्य खो बैठे साकेत, जबकि मैं 1 साल से इन चीजों से लड़ रही हूँ। मुझे वो बूढ़ी डायन 1 साल से नजर आ रही है, जो किसी बच्चे को अपनी छाती से लगाए हुए सदियों से घूम रही है। मुझे दृश्य नजर आते हैं, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि मेरी माँ ने सुसाइड नहीं किया था। शी गॉट मर्डर्ड। किसी वहशी ने उनकी कलाई की नसें काट दी थीं और खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई थी। प्रियदर्शिनी रुकी। उसका लहजा भारी हो चला था। वो वहशी कौन था? उसने मेरी माँ को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने उसका? ये ऐसे सवाल हैं साकेत, जो मुझे 1 साल से तब से परेशान कर रहे हैं, जब मैंने भी वही टोटका आजमाया था जो आपको आजमाने के लिए कहा था। साकेत चौंका। उसके माथे पर बल पड़े। इसके बाद मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ, बल्कि आज तक हो रहा है। जो आपके साथ होना अभी शुरू भर हुआ है। फर्क बस इतना है कि आपके शरीर में होती खून की कमी और आपका वेरिकोज वेन्स कुछ ही दिनों में आपकी जान ले लेगा, जबकि मेरे केस में ऐसा नहीं है। मुझ में न तो खून की कमी है और न ही मुझे वेरिकोज वेन्स जैसी कोई बीमारी है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको रहस्यमयी इल्म आते हैं। साकेत के लहजे में व्यंग्य का पुट था। मम्मी सिखाती थी मुझे। इस कला को वे विचक्राफ्ट कहती थीं। विच यानी कि डायन और क्राफ्ट यानी कि कला या हुनर। मम्मी के अनुसार विचक्राफ्ट का मतलब था डायनों की विद्या, जो समाज की भलाई के कामों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज के ठेकेदारों को कुछ विशिष्ट स्त्रियों द्वारा इजाद की गई ये कला फूटी आंख न सुहाए और उन्होंने इस कला को काला जादू तथा इसका इस्तेमाल करने वाली स्त्रियों को विच कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जिन औरतों ने पुरुष पर अपनी निर्भरता को तिलांजलि देकर स्वावलंबन को गले लगाकर एक अलग जीवन पद्धति अपनाई, उन्हें डायन की संज्ञा देते हुए हेय की दृष्टि से देखा गया। वीरानों में विचरने वाली खूबसूरत औरत डायन होती है, ऐसा कुतर्क उन औरतों के खिलाफ गढ़ा गया
जो चिंतन के लिए प्रकृति के सानिध्य में जाती थीं। मध्य युग में तो यूरोप में डायन के नाम पर महिलाओं को पेड़ से बांधकर जला देने की एक परंपरा सी चल निकली थी। इसका मतलब कि मिसेज घोष डायनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती थीं। और वो सही थीं। वो समाज को नहीं बताती थीं, पापा से नहीं बताती थीं, लेकिन मुझसे गर्व से कहती थीं कि वो एक डायन है और मुझे भी अपने जैसा बनने के लिए प्रेरित करती थीं। वो आपको एक डायन बनने के लिए प्रेरित करती थीं। साकेत की आंखें ऐश्वर्या से फैली जबकि विजेता प्रियदर्शिनी को यूं घूर रही थी जैसे वह दुनिया का 8वां अजूबा हो। हाँ, प्रियदर्शिनी की भाव भंगिमाओं में अप्रत्याशित परिवर्तन आया और किसी विलक्षण आभा से उसका खूबसूरत चेहरा दमकने लगा। उसने अपनी बाहें फैलाईं और विशिष्ट अंदाज में घोषणा की, आई एम अ विच। आपको मालूम नहीं है प्रियदर्शिनी कि आप क्या कह रही हैं। अपनी माँ को डायन बताकर, खुद को डायन बताकर समाज से बहिष्कृत होने का रास्ता तैयार कर रही हैं आप। मुझे हैरत हो रही है साकेत कि ऐसा आप कह रहे हैं, जो कुछ दिन पहले डायन शब्द में सकारात्मकता या नकारात्मकता ढूंढना तो दूर इस शब्द पर यकीन तक नहीं करते थे। तब मैं इस शब्द की भयावहता से वाकिफ नहीं था, लेकिन आज जिस्म में लगातार होती खून की कमी मुझे डायन की रक्त तृष्णा पर यकीन दिला चुकी है। नीली नसों के उभार के रूप में डायन का वजूद एक तहरीर के तौर पर मेरे बदन पर छप चुका है। इसके पीछे डायन जिम्मेदार नहीं है। इसमें कोई रहस्य है जिसे हमें मिलकर सुलझाना है, क्योंकि इसी रहस्य ने मेरी माँ की भी जान ली है। साकेत ने कुछ नहीं कहा तो प्रियदर्शिनी ने आगे कहा, जहाँ तक समाज से बहिष्कृत हो जाने का सवाल है तो मुझे इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि ये मध्ययुग नहीं है जो मुझे पेड़ से बांधकर जला दिया जाएगा, और न ही मैं इतनी कमजोर हूँ कि ये समाज मुझे यातना दे सकेगा। प्रियदर्शिनी के चेहरे पर दृढ़ आत्मविश्वास के भाव उभरे, मगर उस भाव में एक भय भी निहित था जिसे साकेत और विजेता दोनों ने महसूस किया। मैं खुद को डायन घोषित करके इस शब्द पर लगी नकारात्मकता की उस कालिख को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, जो सदियों से इस पर इस कदर थोपा जा चुका है कि डायन शब्द मात्र से ही आंखों के सामने नुकीले नाखूनों वाली एक भयानक औरत की शक्ल उभरने लगती है। मैं समाज में डायन के सकारात्मक पहलू के प्रति जागरूकता अभियान चलाऊंगी और उसे इस हद तक सफल बनाऊंगी कि अगर किसी औरत को डायन कहा जाएगा तो वह जलाए जाने के डर से सहमेगी नहीं, बल्कि गौरवान्वित होगी। मैं डायन शब्द को देवी का समानार्थी शब्द बना दूंगी, क्योंकि वास्तविकता यही है कि डायन शब्द कभी नकारात्मक था ही नहीं। ये देवी डायना के नाम का अपभ्रंश है, जिनका ग्रीक माइथोलॉजी में वही स्थान है जो हमारे यहाँ दुर्गा का है। आप डायन शब्द को देवी शब्द के समकक्ष खड़ा करके कितनी खूबसूरती से, कितने तार्किक ढंग से अपनी माँ के गुनाहों को जस्टिफाई कर रही हैं। वे वीरानों में, कब्रिस्तानों में और मरघटों में टहलती थीं। हालांकि मैं इसे उनके डायन होने गुनहगार होने का सबूत नहीं मानता, लेकिन मातृसुख के मरने वाले नवजात बच्चों का क्या? इस इलाके में हर किसी की जुबान पर यही था कि उनकी मौत के पीछे आपकी माँ ही जिम्मेदार थीं। मिसेज घोष जिस रात अस्पताल से दूर अकेले टहलते हुए देखी जाती थीं, उसी रात की सुबह अस्पताल के पीछे किसी न किसी नवजात बच्चे की नीली लाश पाई जाती थी। जो कोई भी इस बात को प्रकाश में लाने की कोशिश करता था, वो कुछ ही हफ्तों में अनीमिया का शिकार होकर मर जाता था। ये बात खुद आपके घर के नौकर ने ही मुझे बताई थी। अगर आपकी माँ एक डायन थी, यानी कि आपके मुताबिक देवी का ही एक दूसरा रूप थी, तो ऐसा क्यों करती थी? इन सब की जिम्मेदार अकेले मेरी माँ नहीं थी। वह रहस्य भी इसमें बराबर का जिम्मेदार है, जिसे सुझाने के लिए मैं 1 साल से भटक रही हूँ। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। साकेत ने अपना सिर थाम लिया। जब मैं डायन पर यकीन नहीं करता था तो आपने मुझे इस चेतावनी के साथ उस पर यकीन करने का टोटका बताया कि उसकी दुनिया में झांकने पर मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, और अब जब मैं खुद उसके वजूद को, उसकी क्रूरता को स्वीकार कर चुका हूँ, उसका भुक्तभोगी भी बना हुआ हूँ, तो आप डायन को मेरी नज़रों में महान साबित कर रही हैं। परिस्थितियाँ इतनी विरोधाभासी इसीलिए बनी हुई हैं साकेत, क्योंकि ये पूरी कहानी केवल डायन की ही नहीं है, कुछ और भी है। शायद कोई शाप जो हमारी नज़रों से ओझल है। मेरी माँ को लेकर जो सवाल आपने खड़े किए हैं, उनसे खुद मैं भी जूझ रही हूँ।
वो एक डायन थी, यानी कि एक स्ट्रोंग और इंटेलिजेंट वीमेन, फिर वे सुसाइड कैसे कर सकती थीं? उन पर बच्चों और लोगों को मारने का आरोप क्यों लगा? क्या उन्होंने सचमुच उन्हें मारा था? प्रोफेसर घोष से मेरी बात हुई थी। हालांकि एक लेखिका होने के कारण वे लोगों से थोड़ी अलग जरूर थीं। वे अक्सर एकांत जगहों पर जाकर मनन करती थीं और अनुभव लेने के लिए भयानक वातावरण में, भयानक जगहों पर जाने से भी परहेज नहीं करती थीं। लेकिन उनके जीवन में बदलाव तब आया था जब वे यक्षिणी मंदिर के एक्सकेवेशन कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर के मुंह से डायन के किस्से सुनने के बाद उस जगह को देखने के लिए उतावली हो उठी थीं। इसके बाद जब वे साइट से लौटी थीं तो उन्हें भी वैसी ही बीमारी लग गई थी जैसी बीमारी मुझे लगी हुई है, जिसे बाद में डायन ने आकर ठीक किया। साकेत थोड़ा रुककर आगे बोला, आपकी मां का यक्षिणी मंदिर जाना तो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन आप वहां क्या कर रही थी और मुझे अपना नाम सुनस्त्रा क्यों बताया आपने? साकेत फिर से पुराने मुद्दे पर आ गया। इसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई, जब मम्मी की पुरानी संदूक में रखे सामानों की ओर मेरी तवज्जो गई। मिसेज घोष की आत्महत्या या हत्या हुए कितने साल हुए? 17 साल। कमाल है, मिसेज घोष के सामानों पर आपका ध्यान 17 सालों बाद गया। दरअसल वे सामान इस काबिल ही नहीं थे कि उनकी ओर किसी का ध्यान जाता। वे विचक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाली चीजें थीं, जो सामान्य लोगों के लिए कबाड़ से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थीं। पापा तो उन्हें घर से बाहर कर देते अगर मैंने उन्हें पापा की नज़रों से बचाकर स्टोर रूम में शिफ्ट न कर दिया होता। आपकी वर्तमान उम्र को देखते हुए लगता है कि उस समय आपकी उम्र 8 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। साकेत का लहजा आशंकित हुआ। एक 8 साल की लड़की का विचक्राफ्ट के सामानों में रुचि लेना मुझे तो साधारण नहीं लग रहा। कहने के बाद साकेत ने विजेता पर नजर डाली। विजेता भी उसकी बातों से इत्तेफाक रखती नजर आईं। साधारण था भी नहीं। प्रियदर्शिनी ने सपाट लहजे में कहा, शायद आप भूल गए साकेत कि मैं उस औरत की बेटी हूँ जो खुद को फख्र से डायन कहती थी और अपनी बेटी को भी डायन बनने की प्रेरणा देती थी। ओह! साकेत के होठों से अस्फुट सा स्वर निकला। उसे नौकर का कथन याद आ गया। केवल प्रियदर्शिनी ही थी जिनके साथ वो प्यार से पेश आती थीं। वे उनके साथ घंटों कमरे में बंद रहती थीं और उन्हें अजीबोगरीब चीजें सिखाया करती थीं। तो इसका मतलब, प्रत्यक्ष में उसने कहा, मिसेज घोष आपको विचक्राफ्ट सिखाया करती थीं। उसी विचक्राफ्ट की बदौलत आप डायन की कालदृष्टि का शिकार हुए लोगों की हीलिंग कर पाती हैं। हाँ, प्रियदर्शिनी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। लेकिन मिसेज घोष को विचक्राफ्ट किसने सिखाया? नौकर ने मुझसे कहा था कि मालकिन जन्मजात डायन नहीं थीं। उन पर कोई शाप था। प्रियदर्शिनी ने खामोश रहकर जताया कि जवाब उसे नहीं मालूम था। मिसेज घोष के संदूक में ऐसा क्या मिला था आपको, जिसकी ओर आपका ध्यान पहले नहीं गया था? एक डायरी जिसमें हड्डी की अंगूठी और डायन की दुनिया में झांकने का टोटका लिखा हुआ था। यानी कि वही डायरी जो आपने मुझे दी थी? नहीं, जो डायरी मैंने आपको दी थी वो तो हिंदी में थी, जबकि मुझे जो डायरी मिली थी वो थेबान में थी। ये डायनों की भाषा है। उस डायरी में लिखी हुई बातों को ही मैंने हिंदी में रूपांतरित करके आपको दिया था, ताकि आप भी डायन की दुनिया में उसी प्रकार झांक सकें जिस प्रकार 1 साल पहले मैं झांकी थी। तो क्या उस टोटके को पूरा करने के बाद आपको भी वही चीजें नजर आई थीं जो मुझे नजर आई थीं? क्या नजर आया था आपको? साकेत ने बता दिया। सुनकर प्रियदर्शिनी मुस्कुराई, बोली, कुछ नहीं। क्या आपको भी यही सब नजर आया था? इस बार साकेत का लहजा अधीर था। हाँ, प्रियदर्शिनी ने भेदपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हूबहू यही नजर आया था। इसे देखने के बाद ही तो मुझे इस पर यकीन हुआ था कि मम्मी ने सुसाइड नहीं किया था, उनकी हत्या हुई थी। उनके उपन्यास की सुनस्त्रा महज कल्पना नहीं थी। और डायन की दुनिया में झांककर मुझे ये यकीन हुआ कि मेरी दादी का डायन राग बेसबब नहीं था। ऑफ कोर्स, पर क्यों? साकेत ने उलझे हुए स्वर में कहा, हम दोनों को एक ही कौंधे क्यों नजर आईं? शायद इसलिए क्योंकि इस रहस्य की कोई कड़ी ऐसी है जो हम दोनों को जोड़ती है। कुछ ऐसा जो हम दोनों में कॉमन है। क्या हो सकता है वह? ये हमें मिलकर ढूंढना होगा। हम फिर से भटक गए।
आगे आपको इस सवाल का जवाब देना था कि आप बनारस क्यों गई थीं। स्वामी जी से मिलने। मम्मी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थीं। मुझे लगा था कि वे मम्मी की मौत की पहेली को हल करने का कोई रास्ता सुझा सकते हैं, लेकिन वहां जाने पर मुझे पता चला कि स्वामी जी हिमालय यात्रा पर गए हैं। उनके लौटने के इंतजार में मैं बनारस में ही रुक गई। स्वामी जी के लौटने का इतना लंबा इंतजार करने से बेहतर था कि आप लौट आती। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आपको वहां सरवाइव करने में दिक्कतें आती थीं। आप 6 महीने का किराया चुकता किए बिना चली आई हैं, जिसके कारण वह सिरफिरा मकान मालिक सुबह शाम सोते जागते आपको कोसता रहता है। एक मामूली से काम के लिए इतनी फजीहत झेलकर अनजान शहर में ठहरना मेरी नज़र में तो समझदारी नहीं कही जा सकती है। प्रियदर्शिनी के खूबसूरत चेहरे पर विषाद की रेखाएं नजर आने लगीं। मुंह खोलने से पहले उसने अपने अंतर्मन में उमड़ते भावों पर काबू पाया, फिर बोली, मैंने उस फजीहत को कबूल किया क्योंकि जो फजीहत मैं बचपन से झेलती आ रही थी, उसे अब और झेलने का हौसला नहीं था मुझसे। कैसी फजीहत? लोग मुझे डायन की बेटी कहते थे। प्रियदर्शिनी ने दीर्घ निश्वास भरते हुए कहा, मम्मी के जाने के बाद जब मैंने स्कूलिंग को कंटिन्यू किया तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूरी बनाने लगे थे। कोई मेरे साथ लंच शेयर नहीं करता था, न तो अपना और न ही मेरा। मैं जिस डेस्क पर बैठती थी, वो डेस्क खाली हो जाती थी। टीचर्स भी मुझसे कटे कटे से रहने लगे थे। मैं अलग थलग पड़ गई थी, स्कूल में भी। और प्रियदर्शिनी आंखों में भर आए आंसू पीने की कोशिश करते हुए बोली, घर में भी पापा मुझसे दूर और डरे डरे से रहने लगे थे। मेरी आहट पर भी वे चौंक जाते थे। चोरी छिपे मेरी हरकतों पर नजर रखते थे, मानो मुझ पर विश्वास नहीं था उन्हें। उन्हें लगता था कि मम्मी जाने से पहले मुझे भी अपने जैसा अजीबोगरीब बना गई हैं। इस उपेक्षा और अपमान को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, पर मैं उस मुश्किल से लड़ती थी। प्रियदर्शिनी का लहजा सख्त हुआ, क्योंकि मम्मी कहा करती थीं, एक डायन और देवी के बीच केवल एक अंतर होता है। देवी किसी भी परिस्थिति में करुणा और क्षमा को नहीं त्यागती, जबकि डायन साधारण परिस्थितियों में भी मानवीय कमजोरियों से हार जाती है। वह अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उस अपमान के बाद ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। यहाँ तक कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकती है। तुम एक बेहतर डायन बनो, इसके लिए जरूरी है कि तुम इस कमजोरी से ऊपर उठो। अपने अहंकार पर हमेशा संयम और विवेक का अंकुश लगाकर रखो। मुझे अपने संयम पर भरोसा नहीं था। मुझे ये सवाल हमेशा परेशान करता था कि जिस दिन मैं आए दिन होते अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उस दिन क्या होगा। किसी दिन अपनी कमजोरी से हारकर मैं उन्हीं लोगों को कोई नुकसान न पहुंचा दूं, जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा है। इस डर से मैं खुद को उनसे दूर रखने लगी। पहले स्कूल में, फिर बाद में कॉलेज में अपने साथ बरती जाने वाली बेरुखी को नज़रअंदाज करने लगी। लेकिन जब मम्मी की डायरी के बाद मुझे अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लगीं और मैं उनकी मौत की पहेली को हल करने के संकल्प के साथ बनारस पहुंची, तो उस पुरातन शहर की आबो हवा में बसी आध्यात्मिक ऊर्जा ने मेरे अंदर बसी डायन की ऊर्जा के साथ समन्वयित होकर मुझे एक विलक्षण एहसास कराया। मुझे मानो खुद से मिला दिया। वहाँ के शमशान में मैं पल भर के लिए भी आंखें बंद करके बैठ जाती थी तो ध्यान की उस अवस्था में पहुँच जाती थी, जिसमें लंबे अभ्यास के बाद भी कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं। काशी उनके लिए स्वर्ग है, जिनमें आध्यात्मिक अनुभूतियाँ छिपी हुई होती है, वरना बाकियों के लिए तो वह मंदिरों से ठसा हुआ एक छोटा सा शहर भर है। ये एहसास भी मुझे उन्हीं दिनों हुआ। प्रियदर्शिनी रुकी और साकेत पर दृष्टिपात करते हुए आगे बोली, शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं बनारस से फिर क्यों नहीं लौटी। मैं समझ सकता हूँ कि बचपन से ही अलग थलग रही लड़की जब खुद से रूबरू हुई होगी तो उसे कितना सुकून मिला होगा। आगे क्या हुआ? एक दिन एक औरत मेरे पास आई। उसकी बेटी बीमार थी। सिम्पटम सुनकर मैं समझ गई कि उसने किसी डायन को देख लिया था, किसी ऐसी डायन को जिसे इंसानों की सूरत से घृणा थी। मैंने उसे ठीक किया, लेकिन उसके परिवार वाले ने मेरी उजरत के बदले में मुझे जलील किया। इतना जलील किया कि मेरे स्वाभिमान की आग में मेरा संयम जलकर खाक हो गया।
मैंने उस इंसान को मार डाला जिसने मेरे इल्म की बेइज्जती की थी और मुझे ढोंगी कहा था। प्रियदर्शिनी ने आखिरी वाक्य जबड़े भींचते हुए कहा। उसके हलक से किसी शेरनी सी गुर्राहट निकली और साकेत व विजेता सहम कर रह गए। गरिमा के जरिए ही मुझे ये भी पता चला था कि लड़की किसी रिलेशन में बहराइच गई थी और वहीं उसे वह बीमारी लगी थी। मैं इस उम्मीद में बहराइच पहुंची कि वहां डायन से जुड़ा कुछ ऐसा मेरे हाथ लगेगा जो मम्मी की मौत के बारे में खुलासा करेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। मेरे हाथ। मेक वन थिंग क्लियर, साकेत ने प्रियदर्शिनी को टोका। क्या आपको ये पता नहीं था कि आपकी माँ का बहराइच से क्या जुड़ाव था, जो आपके मन में वहां डायन से जुड़ा क्लू होने की उम्मीद उस लड़की से मिलने के बाद जगी, उससे पहले नहीं? मम्मी ने कभी बताया नहीं था कि बहराइच में उनके साथ क्या हुआ था, या कभी संक्षिप्त तौर पर बताई भी होंगी तो मुझे याद नहीं। रही बात पापा की, तो उन्हें उस स्थान से ही घृणा हो चुकी थी, इसलिए मुझे उसके बारे में बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता। साकेत जब उसके सवाल से मुतमईन नजर आने लगा तो प्रियदर्शिनी आगे बोली, बहराइच में मेरे हाथ एक बड़ा क्लू लगा। कैसा क्लू? साकेत और विजेता ने संवेद स्वर में पूछा। जब मैं उस हवेली से, जिसमें लड़की को डायन दिखी थी, कुछ दूरी पर खड़ी थी तो मुझे उसकी तीसरी मंजिल के बरामदे में वही बुढ़िया दिखी थी जिसे लेकर पापा हॉस्पिटल आए थे और जिसने मेरी मम्मी को ठीक किया था। ओह, ये मेरे लिए इस बात का एक बड़ा सबूत था कि मम्मी में जो बदलाव आए थे उनमें बहराइच की अहम भूमिका थी। गांव में फैली डायन की कहानी से वाकिफ होने के बाद मैं यक्षिणी मंदिर पहुंची, जहां मुझे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। एक आदमी कुछ मजदूरों पर रौब डालते हुए उन्हें खुदाई के वास्ते वहां रात रुकने के लिए कह रहा था, जबकि मजदूर डायन का हवाला देकर रुकने से मना कर रहे थे। मैंने ये सब झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा था, यानी कि मेरा शक सही निकला। उस रात मजदूर वहां खुदाई के लिए ही मौजूद थे। साकेत प्रियदर्शिनी पर दृष्टिपात करते हुए आगे बोला, उन मजदूरों पर रौब झाड़ने वाले आदमी का हुलिया कैसा था? प्रियदर्शिनी ने बता दिया, ये तो जगा प्रताप भैया का हुलिया है। साकेत ने हथेली पर मुक्का मारते हुए कहा, अब समझ में आया कि पुलिस चौकी पर कंप्लेन के लिए जाने पर बाबूजी मुझसे खफा क्यों हुए थे। पर मेरे ही घरवाले उस जगह की खुदाई क्यों करवा रहे हैं? प्रोफेसर घोष के मुताबिक क्या वे ऐसा खजाने की लालच में कर रहे हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो खजाने का ख्याल उनके मन में अब क्यों आया? खंडहर तो वहां कई सालों से है, इससे पहले उनकी नज़र खजाने की ओर क्यों नहीं उठी? बचपन की उस बूढ़ी औरत को हवेली के बरामदे में देखकर मेरे मन में जो आस जगी थी, वह यक्षिणी मंदिर में हो रहे उस सस्पिशियस एक्टिविटी को देखकर और भी मजबूत हो गई। मजदूरों की बातों से मुझे पता चल चुका था कि उस रात पूर्णमासी थी, यानी कि डायन के आने की रात, इसलिए मैंने खंडहर में ठहरने का फैसला किया। मजदूरों के गड्ढे में उतर जाने के बाद मैं मंदिर में दाखिल हुई और उसके विभिन्न हिस्सों का मुआयना करने लगी। कई एकड़ में फैले उस मंदिर की संरचना बेहद जटिल थी। भटकने के डर से कई दफे मुझे निशान लगाने की भी जरूरत पड़ी थी। बहरहाल मंदिर में टहलते टहलते दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला। फिर रात आई और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। साकेत की भी धड़कनें तेज हो गईं। मजदूरों ने खंडहर के उस हिस्से में बिस्तर लगाई थी जिसकी छत सही सलामत थी और जो काफी हद तक ओट में होने के कारण सर्दी और ओस से उनकी सुरक्षा कर सकता था। जबकि मैं रात गहरा जाने के बाद खंडहर के उस हिस्से में आ गई जहां से तालाब साफ नजर आ रहा था। उस रात कोहरा नहीं था, चांदनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रियदर्शिनी ने इस कदर कहा मानो उस रात का वह अनोखा दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आया हो। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, जब खंडहर के खामोश वातावरण में पायल की छम छम के साथ एक अजीब सी गीत गूंजी और नींद से बोझिल होती जा रही मेरी पलकें खुल गईं। मैंने तालाब की ओर नजर डाली और पाया कि गांव में फैले किस्से झूठे नहीं थे। एक औरत लालटेन लिए हुए तालाब की ओर बढ़ रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी, इसलिए उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन ये अनुमान जरूर लगा लिया कि उसकी उम्र 30 साल से अधिक थी। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने लालटेन को जमीन पर रखा और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी।
पूर्णतया निर्वस्त्र होने के बाद वह तालाब के पानी में उतर गई। मेरे सामने अब ये आईने की तरह साफ था कि गांव के किस्से कोई किंवदंती नहीं बल्कि हकीकत है, इसलिए मैंने वहां से हट जाना बेहतर समझा। वजह ये नहीं थी कि डायन की कालदृष्टि का इलाज मेरे पास नहीं था, बल्कि वजह ये थी कि स्वयं भी एक डायन होने के कारण मैं उस डायन की साधना का सम्मान करना चाहती थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। क्या आपने उस औरत को पहचाना? बताया तो कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। उसके बाद क्या हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम। हो सकता है वह मजदूर। क्या नाम है उसका? हाँ, रामजतन। हो सकता है वह भी उस डायन के पीछे पीछे रहा हो। मैं उसकी साधना न देख सकूं, इसलिए वहां से हट गई, पर वह न हटा हो। पर क्यों? साकेत ने झुंझलाते हुए खुद से कहा, ये जानने के बावजूद कि डायन की साधना देखने के बाद उसकी जिंदगी महज 15 दिनों की होकर रह जाएगी, वह क्यों उसके पीछे गया? ये सवाल मैं कई दफे खुद से पूछ चुका हूँ, लेकिन हर बार सिवाय उलझनों के और कुछ नहीं हासिल हुआ। या शायद हासिल हुआ। साकेत को कुछ याद आया। वह कागज इस वक्त उसकी जेब में ही था जिस पर उसने अपनी कौंधों को लिख रखा था। उसने कागज निकाला और तीसरी कौंध पर उंगली रखी। है, जो तुझे देखता है वो तुझे पहचान लेता है, इसलिए तू उनसे उनकी आवाज छीन लेती। मात्र आवाज नहीं, उनका जीवन भी छीन लेती हूँ। उनसे लिखने की कला भी छीन लेती हूँ और उन्हें ज्ञानशून्य बनाकर मृत्यु की राह पर छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे उनका रक्त चूसकर अपनी रक्त तृष्णा शांत करती हूँ। मिसेज घोष के स्क्रिप्ट की लाइनें हैं ये। साकेत ने उस कागज को प्रियदर्शिनी की ओर बढ़ाया। इसमें रहस्यमयी वेशभूषा वाली औरतें तालाब में खड़ी डायन से बात कर रही हैं। पहली लाइन को देखिए, इसमें डायन को पहचानने की बात की जा रही है। क्या ये नहीं हो सकता कि रामजतन ने बतौर डायन किसी ऐसी औरत को देख लिया हो जिसे वह पहचानता था, इसलिए क्यूरियस होकर उसके पीछे गया, और जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा है, अपना भेद न खुलने के लिए डायन ने उससे उसकी आवाज, उसका ज्ञान सब कुछ छीन लिया। काश मैंने उस औरत का चेहरा देख लिया होता। प्रियदर्शिनी ने अफसोसजनक लहजे में कहा, आपकी दी हुई काली पट्टी से रामजतन की हालत सुधर रही है। क्या वो सुधार इस हद तक हो सकता है कि रामजतन उस रात की घटना के बारे में बता सके? पहले तो उसका बचना ही मुश्किल है, क्योंकि उसने डायन की साधना को देखने का जो गुनाह किया है, उससे वह तभी बरी हो सकता है जब डायन खुद उसे माफ कर दे, जो कि नामुमकिन है। और अगर कोई चमत्कार हो भी गया तो उसे ऐसी कोई भी घटना याद नहीं रहेगी जो डायन का भेद खोल सकती है। आई कैन अंडरस्टैंड, साकेत ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। उस छोटी लड़की के केस में यही तो हुआ था। तीनों के बीच पैनी खामोशी छा गई। हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद साकेत ने कहा, मंजिल भले ही धुंधली नजर आ रही है, मगर रास्ते अब दिखाई देने लगे हैं। उस खंडहर में खुदाई करवाने के पीछे बाबूजी का क्या मकसद है, इसका जवाब जानना मेरे अख्तियार में है, और साथ ही सिस्टर की मदद से। साकेत ने विजेता पर नजर डालते हुए कहा, हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां दामोदर ने जेल से भागने एक बाद पनाह ली है। अगर हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। नहीं, प्रियदर्शिनी ने साकेत की बात काट दी। पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करने से सरकार का मामला अकेले हमारे हाथ में नहीं रह जाएगा। उस तक पहले पहुंचकर हमें ये जानना है कि यक्षिनी मंदिर के एक्सकेवेशन में हुआ क्या था, क्योंकि जैसा कि मेरे पापा ने आपको बताया, इन सब चीजों की शुरुआत तभी हुई जब मम्मी एक्सकेवेशन साइट से लौटी थीं। आई एग्री। इसके अलावा एक बात और है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। प्रियदर्शिनी ने अपना सेलफोन निकाला और गैलरी की एक तस्वीर ओपन करके उसे साकेत की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये एक तहखाना है जो मुझे यक्षिनी मंदिर के खंडहर में मिला। मैंने भी खंडहर की खाक छानी थी, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई तहखाना नहीं नजर आया था। हो सकता है कि आप उस हिस्से में गए ही न हो जिस हिस्से में मुझे तहखाना मिला था। मैं तो जितने दिन उस मंदिर की खाक छानती रही, उतने दिन रातें उस तहखाने में ही गुजारी थी। अच्छी नींद आई थी। प्रियदर्शिनी ने आखिरी वाक्य विनोदपूर्ण लहजे में कहा था, लेकिन साकेत पर कोई असर नहीं हुआ।
उसने उसके हाथ से सेलफोन लिया और तहखाने की तस्वीर का ध्यान से अवलोकन करते हुए कहा, इस तहखाने में आपको क्या खास बात नजर आई, जो आपको इसकी तस्वीर लेनी जरूरी लगी? अजीब बात है। प्रियदर्शिनी हंसी, एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर तहखाना निकल कर आता है और आप कहते हैं कि इसमें खास क्या है? साकेत बगैर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए प्रियदर्शिनी का चेहरा देखता रहा, मानो उसके जहन में कुछ चल रहा हो। फिर उसने मुंह खोला, आर्कियोलॉजिकल साइट से तहखाना निकला, ये एक बड़ी बात है, इसे आपने महसूस कर लिया तो फिर 17 साल पहले दामोदर सरकार क्यों नहीं महसूस कर सका? ऐसी उल्लेखनीय चीज मिलने के बाद भी उसने एक्सकेवेशन को कंटिन्यू करने के बजाय उसे रुकवा दिया, क्यों? आप इसे लेकर श्योर कैसे हो सकते हैं कि ये तहखाना उन्हीं दिनों निकल कर आया था जिन दिनों एक्सकेवेशन चल रही थी? मैं श्योर नहीं हूँ। आई एम जस्ट गेसिंग। तहखाना से रूबरू होने के बाद मैं उस गड्ढे में उतरी हुई थी, इस उम्मीद में कि शायद तहखाने की तरह वहां भी कोई काबिल एक और चीज नजर आ जाए। तो इसका मतलब कि आपने झूठ कहा था कि आप डायन की हड्डी ढूंढ रही हैं, जो रोगों के इलाज में काम आती है। काफी देर से समझा आपने। प्रियदर्शिनी बिना किसी असहजता के मुस्कुराई, मैंने ये भी झूठ कहा था कि मेरा नाम सुनस्त्रा है क्योंकि मैं मम्मी की स्क्रिप्ट में लिखी इस नाम पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि आपके गांव में फैले डायन के किस्से हूबहू वैसे ही थे जैसी मम्मी ने अपनी स्क्रिप्ट में लिखी थी। मैं ये जानना चाहती थी कि उस नाम से आपकी वाकफियत है या नहीं, और अगर होती तो मैं उसी वक्त अपनी असली पहचान जाहिर करती और आपसे सुनस्त्रा के बारे में पूछताछ करती। प्रियदर्शिनी कंधे उचकाते हुए बोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी तरह मुझे शापित होने का रास्ता दिखाना भी आपकी किसी लिटमस टेस्ट का हिस्सा रहा होगा। साकेत की सवालिया निगाहें प्रियदर्शिनी के चेहरे पर स्थिर हो गईं। नहीं, ये किसी लिटमस टेस्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मैंने आप में एक खास बात महसूस की थी। प्रियदर्शिनी रहस्यमय लहजे में बोली, गांव में फैली चर्चाओं की बदौलत मुझे आपकी दादी को लेकर आपके अनुभव के बारे में मालूम हुआ था। मैं समझ गई कि आपके साथ भी वैसा ही सीन क्रिएट हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ है। फर्क बस इतना था कि आप अपनी दादी की मौत का राज जानना चाहते हैं और मैं अपनी माँ की मौत का राज। इसलिए मेरे मन में ये आस जगी थी कि साल भर पहले मैंने जो प्रयोग खुद पर किया था, वह प्रयोग आपको भी खुद पर करने का मौका दूं। मुझे आपके सामने इस प्रस्ताव करने के लिए कोई दलील गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपका बार बार डायन के वजूद को खारिज करना ही मेरे लिए मौका बन गया। साकेत खामोश रह गया, काफी देर तक खामोश रहा। मैं जानती हूँ कि थोड़ी देर बाद जब प्रियदर्शिनी ने मुंह खोला तो उसके लहजे में पश्चाताप भी था और सहानुभूति भी। आप हर पल मौत के करीब होते जा रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए हम समय रहते इन सब चीजों का अंत कर देंगे। एक जैसा ही टोटका हम दोनों पर कारगर हुआ और हम दोनों को ही एक जैसे दृश्य नजर आए। इससे एक बात तो क्लियर है कि देयर इज समथिंग विच कनेक्ट्स बोथ ऑफ अस। पर मुझे एक बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है, आप उस टोटके को आजमाने के बाद शापित नहीं हुई, तो फिर मैं कैसे शापित हुआ? मैं पहले भी जाहिर कर चुकी हूँ कि इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। तो फिर मालूम करना होगा। साकेत इधर उधर फुदकते हुए बदहवास लहजे में बोला, मैं जीना चाहता हूँ। डोंट बी पैनिक साकेत, क्योंकि अब हमें रास्ते दिखने लगे हैं। हम दामोदर सरकार से मुलाकात करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आप भी अपने बाबूजी से उस खुदाई के बारे में पूछताछ करेंगे। हो सकता है वहां से भी कुछ अहम जानकारी निकल आए। इसके अलावा एक और जगह है जहां से अहम जानकारी निकल सकती है। उसने प्रियदर्शिनी की ओर देखा, लेकिन जब प्रियदर्शिनी उसका मंतव्य न समझ सकी तो उसने खुद जवाब दिया, बनारस में मौजूद आपके माँ का संदूक जिसे आप अपने साथ लेकर गई थीं। आपको कैसे पता चला कि मैंने मम्मी की सामानों के साथ घर छोड़ा था? क्योंकि मकान मालिक बता रहा था कि उसे आपके कमरे में काले जादू की चीजें मिली थीं। डैम इट! प्रियदर्शिनी ने माथा पीट लिया, तो फिर उसने जरूर उन चीजों को फेंक दिया होगा। नहीं फेंका होगा क्योंकि बंगाल की जादूगरनियों के प्रति उसके मन में एक अजीब ही किस्म का डर बैठा हुआ देखा मैंने। आपको कमरा छोड़े हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए अभी वह आपका इंतजार कर रहा होगा।
साकेत के होठों पर बरबसी मुस्कान फैल गई। तो फिर ये डन रहा कि हम पहले दामोदर सरकार से मुलाकात करेंगे फिर बनारस जाएंगे। ऑफ कोर्स, साकेत ने मुस्कुराकर प्रियदर्शिनी के निर्णय का स्वागत किया।